फंडामेंटल राइट देख रहे थे, मौलिक अधिकार, उसमें हमने 32 को देख लिया है। अब अनुच्छेद 33 से लेकर जो 35 तक जो प्रावधान किए गए हैं उनको देख लेते हैं। ये अक्सर लोग इसको छोड़ देते हैं मगर ये भी इम्पॉर्टेंट है, इनको देख लेते हैं। इसमें है सशस्त्र बल और मूल अधिकार। सशस्त्र बल हैं और उनके मूल अधिकार हैं। अनुच्छेद 33 से लेकर 35 के बीच में ये सारे प्रावधान हैं। तो उसमें क्या कहता है, अनुच्छेद 33 कहता है कि संसद निम्नलिखित के प्रयोजनार्थ मूल अधिकारों को कानून द्वारा निर्बंधित अथवा निराकृत, रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट कर सकता है। तो संसद जो है निम्नलिखित जो कुछ ऐसे प्रयोजनार्थ हैं या ऐसे कुछ मामले हैं जिसमें मूल अधिकारों को कानून द्वारा निर्बंधित, निराकृत, रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट कर सकता है। तो कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला है सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों, उनके सदृश बलों की सदस्यों का, या उनके जो सदस्य हैं, इनके सदृश बलों के जो सदस्य हैं उनके जो है मौलिक अधिकार को जो संसद कानून द्वारा निर्बंधित कर सकता है या निराकृत कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है इसको। अगला है बल जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व सौंपा गया है, उनके भी अधिकारों को निर्बंधित किया जा सकता है संसद द्वारा। तो ये बात याद रखिएगा, आर्टिकल 33 में ये बात कही गई है। ठीक है। अगला पॉइंट है, जहाँ तक मूल अधिकारों के प्रवर्तन का संबंध है, अनुच्छेद 33 के तहत अधिनियमित संसदीय कानून, कोर्ट मार्शल या सैन्य कानून के तहत स्थापित अधिकरणों को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार से बाहर कर सकता है। तो ये बात है, ये पॉइंट फिर से देखिए कि जहाँ तक मूल अधिकारों के प्रवर्तन का संबंध है, अनुच्छेद 33 के तहत अधिनियमित संसदीय कानून, कोर्ट मार्शल, सैन्य कानून के तहत स्थापित अधिकरण जो कोर्ट मार्शल करता है को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार से बाहर कर सकता है। तो जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रिट का जो पावर है इसको बाहर कर सकता है। कौन बाहर कर सकता है? जो रिट के क्षेत्र से बाहर कर सकता है किसको? कोर्ट मार्शल जो सैन्य कानून के तहत स्थापित अधिकरण होते हैं उनको रिट अधिकारों के दायरे से बाहर कर सकता है। कौन कर सकता है? तो संसदीय कानून कर सकता है ऐसा। आर्टिकल 33 के तहत संसद कानून बना दे कि जो सैन्य जो अधिकरण हैं वो उच्चतम न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार से बाहर हैं तो वो बाहर हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब है। अगला है, अनुच्छेद 33 के तहत कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को प्रदान की गई है, राज्य विधानमंडल को नहीं। तो आर्टिकल 33 में केवल संसद ही कानून बना सकती है, राज्य विधानमंडल इस पर कानून नहीं बना सकती। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला है, ऐसे किसी कानून को किसी भी मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ऐसे किसी कानून को किसी मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर, ठीक है, ऐसा कोई कानून जो संसद ने बना दिया है आर्टिकल 33 के अधीन, ठीक है, तो ऐसे किसी कानून को किसी भी मूल अधिकारों के उल्लंघन पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है। जो 33 के अधीन संसद ने जो कानून बनाया है वो अगर किसी के मूल अधिकारों का हनन कर रही है इन सशस्त्र बलों की और जो इसमें दिया गया इन परिभाषा में, तो उसके खिलाफ संसद कोई भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगला पॉइंट है कि सशस्त्र बलों के सदस्य शब्द में सशस्त्र बलों के ऐसे कर्मचारी भी शामिल हैं जो नाई हैं, बढ़ई है, मैकेनिक हैं, रसोइयाँ हैं, चौकीदार हैं, जूता बनाने वाले हैं, दर्जी हैं या गैर युद्ध नॉन कॉम्बेटेंट हैं या जो गैर युद्धक हैं। ठीक है, गैर युद्धक भी इसमें शामिल हैं, ये बात भी समझ लीजिएगा। और इसमें जो है, और जैसे खुफिया विभाग के लोग हैं, जो संचार विभाग के अधिकारी हैं, उन लोग भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। तो संसद किसी को भी शामिल कर सकती है, कोई भी कानून बना सकती है इस पर। तो याद रखिएगा 33 के तहत ये भी किया जा सकता है कि रिट क्षेत्राधिकार भी। ठीक है। तो आर्टिकल 33 में इतना प्रावधान किया गया है। इसमें अर्धसैनिक बल, सशस्त्र बल और पुलिस बल, इन सबको देखा गया है। अगला जो है अनुच्छेद 34 नंबर क्या कहता है? अनुच्छेद 34 जो है कहता है कि जब भारत के किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होता है तो मूल अधिकार निर्बंधित किए जा सकते हैं या उनको रोका जा सकता है, उनको निलंबित किया जा सकता है। तो आर्टिकल 34 जो है मार्शल लॉ के बारे में बताता है तथा
मार्शल लॉ जब लागू है तो उस क्षेत्र में मूल अधिकारों का निर्बंधन किया जा सकता है। ये बात इसने बताया गया 34 में। अगला पॉइंट है कि उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि मार्शल लॉ घोषणा से वास्तव में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट निलंबित नहीं हो जाती। ठीक है, क्या है, मार्शल लॉ की घोषणा से वास्तव में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट निलंबित नहीं होती। ठीक है, तो इसमें ये याद रखिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है, बंदी प्रत्यक्षीकरण वाले रिट जो है कभी निलंबित नहीं होती अगर मार्शल लॉ लागू है तो। ठीक है, ये उच्च न्यायालय ने बोला है, उच्चतम सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इसको। अगला है, यह संसद को किसी भी सरकारी कर्मचारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए संरक्षण का अधिकार देता है और संसद द्वारा बनाए गए संरक्षण अधिनियम द एक्ट ऑफ इंडेमिनिटी को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। जो संरक्षण का अधिनियम है जो संसद ने बनाया है, किसके लिए, तो सरकारी कर्मचारियों अथवा किसी अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए संरक्षण का अधिकार देता है। तो संसद द्वारा बनाए गए जो संरक्षण का अधिनियम है को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 34 में लिखा गया है। अगला है, मार्शल लॉ की अवधारणा इसे ब्रिटेन के सामान्य कानून इंग्लिश कॉमन लॉ से ली गई है। तो मार्शल लॉ को कहाँ से लिया गया, पूछ सकता है कभी, तो याद रखिएगा ब्रिटेन से लिया गया है मार्शल लॉ को। अगला है, संविधान में कहीं भी मार्शल लॉ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, संविधान में इसका कहीं भी प्रयोग नहीं है। और संविधान में ऐसी कोई विशिष्ट अथवा स्पष्ट प्रावधान नहीं है जो कार्यपालिका को मार्शल लॉ घोषित करने के लिए अधिकृत करता हो। यह अनुच्छेद 34 में निहित है। ठीक है, तो कार्यपालिका को मार्शल लॉ घोषित करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है कहीं भी, यह आर्टिकल 34 में निहित है। ठीक है, तो मार्शल लॉ का शाब्दिक अर्थ होता है सैन्य शासन। इसका तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जिसमें नागरिकों को नागरिक प्रशासन सैन्य अधिकारियों द्वारा साधारण कानून के बाहर बनाए गए अपने नियमों और विनियमों के अनुसार चलाया जाता है। इस प्रकार इसका तात्पर्य सैन्य अधिकरणों द्वारा साधारण कानून और सरकार के निलंबन से है। यह सशस्त्र बलों पर लागू होने वाले सैन्य कानून से अलग है। तो मार्शल लॉ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ है सैन्य शासन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि नागरिक प्रशासन सैन्य अधिकारियों द्वारा साधारण कानून के बाहर बनाए गए अपने नियमों और विनियमों के अनुसार चलाए जाते हैं, जहाँ पे मार्शल लॉ लगता है। ठीक है, वो साधारण कानून से जो अन्य नियम हैं जो बनाए गए हैं उनके द्वारा जो नागरिक का प्रशासन चलाया जाता है सैन्य अधिकारियों द्वारा। ठीक है, इस प्रकार इसका तात्पर्य सैन्य अधिकरणों द्वारा साधारण कानून और सरकार के निलंबन से है। यह सशस्त्र बलों पर लागू होने वाले सैन्य कानून से अलग है। ठीक है, तो आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ के बारे में बताया गया है, मगर संविधान में मार्शल लॉ शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। तो परिभाषित नहीं किया गया है, शब्द का प्रयोग तो हुआ है 34 में, मगर इसको परिभाषित नहीं किया गया है। और कहीं ये भी प्रावधान नहीं किया गया कि कार्यपालिका मार्शल लॉ घोषित कर सकती है और उसको करने के लिए अधिकृत है। कर तो सकती है मगर करने के लिए अधिकृत है ये नहीं बताया गया है। ये अनुच्छेद 34 में ही निहित है सिर्फ। ठीक है, तो आर्टिकल 34 क्या बताता है, तो मार्शल लॉ के बारे में बताता है। ठीक है, तो इसमें एक बात और रिमोट सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि उच्चतम न्यायालय निर्णय में ये कहा गया कि मार्शल लॉ की घोषणा में वास्तव में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो है निलंबित नहीं हो जाती, नहीं होती है, हो जाती नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है, ठीक है, तो ये हम लोग सेना का जो कानून था उसको देख लिया। सेना कानून मतलब मार्शल लॉ की जो चीज़ें थी उसको हमने समझा है। तो आर्टिकल 34 में इतना ही है। अब थोड़ा सा जो सेना विधि है या मार्शल लॉ है उसकी विशेषताओं को समझ लेते हैं, क्या विशेषता है। तो जो सेना विधि की विशेषताएं हैं या मार्शल लॉ की विशेषताएं हैं, ये पहले हम उसको पढ़ चुके हैं, उसी में थोड़ा देख लेते हैं उसको। तो क्या होता है ये, इसमें पहली विशेषता इसकी है कि यह केवल मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि यह सरकार और सामान्य कानून न्यायालयों को निलंबित करती है। तो यह सरकार को तथा सामान्य जो कानून न्यायालय होते हैं, न्यायालय, उनको निलंबित कर देता है। तीसरा पॉइंट है कि यह किसी भी कारण से बिगड़ी कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए लगाई जाती है। अगला पॉइंट है, इसे केवल 3 आधारों युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह पर लागू किया जा सकता है। अगला है, इसे देश के कुछ विशिष्ट क्षेत्र में लगाया जाता है।
इसका अगला पॉइंट है कि सेना विधि के संचालन के दौरान सैन्य अधिकारियों को सभी आवश्यक कदम उठाने की असामान्य शक्तियां इसमें प्राप्त होती हैं। मगर उच्चतम न्यायालय ने माना था कि सेना विधि की घोषणा से तथ्यतः बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है वह निलंबित नहीं होगा। तो ये इसमें बात कही गई है। तो ये सब इसमें है। तो बंदी 34 में इतना, इससे अधिक अब क्या बताएं। तो ठीक है, अगला देखते हैं 35 नंबर का। 35 क्या कहता है, आर्टिकल 35। तो आर्टिकल 35 जो है यह प्रावधान करता है कि केवल संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति है। यह शक्ति राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। तो यह प्रावधान करता है कि कुछ जो है मूल अधिकार ऐसे हैं जिनको प्रभावी करने का कानून बनाने की शक्ति सिर्फ संसद के पास है, राज्य विधानमंडल को नहीं है। अगला पॉइंट है कि यह सुनिश्चित करता है कि भारत में मूल अधिकारों और दंड के प्रकारों के संबंध में एकरूपता है। तो यह सुनिश्चित करता है कि भारत में मूल अधिकारों और दंड के प्रकारों के संबंध में एकरूपता है। अगला पॉइंट कि संसद के पास निम्न के संबंध में कानून बनाने की शक्ति होगी और किसी राज्य विधानमंडल के पास नहीं होगी। तो पहला है अनुच्छेद 16 किसी रोजगार अथवा नियुक्ति के लिए निवास को एक शर्त के रूप में निर्धारित करना, ये केवल संसद ही बना सकता है। किसी रोजगार अथवा नियुक्ति के लिए, वो किसी भी स्टेट के लिए हो सकता है, निवास को एक शर्त के रूप में निर्धारित करना, ये केवल संसद ही बना सकता है। दूसरा है अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अलावा अन्य किसी न्यायालय को निर्देश, आदेश और रिट जारी करने का अधिकार देना, ये सिर्फ संसद ही कर सकती है। पहला वाला थोड़ा 16 नंबर का जो आर्टिकल 16 में जो किया गया, इसको हमने बताया था आपको कि किसी रोजगार अथवा नियुक्ति के लिए निवास जो है कि निवासी वहाँ का निवासी होना आवश्यक है। मतलब झारखंड के लिए कोई कानून बन रहा है, कोई वैकेंसी आई है, तो उस वैकेंसी के लिए अगर ये संसद कानून बना सकती है कि वहाँ झारखंड का निवासी रहना जरूरी है, झारखंड के निवासी ही ये फॉर्म भर सकते हैं या ये जॉब के लिए एलिजिबल हैं। तो ये सब इस तरह का कानून सिर्फ संसद ही बना सकती है। 32 में समझ गए हम लोग कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अलावा अगर रिट या आदेश या निर्देश जारी करने की शक्ति अगर देना है किसी को, तो संसद कानून बना के किसी अन्य न्यायालय को दे सकती है। आर्टिकल 33 है कि सशस्त्र बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मूल अधिकारों को निर्बंधित अथवा निराकृत करना, ये भी संसद ही कर सकती है केवल। ठीक है, तो सशस्त्र बल, पुलिस बल आदि के जो सदस्य होते हैं खुफिया विभाग के और कम्युनिकेशन वाले जो लोग होते हैं, जो कि डेटा जिनके पास बहुत ही राष्ट्रीय सुरक्षा के हित वाले डेटा उनके पास अवेलेबल हैं, तो उनके मूल अधिकारों को संसद कम कर सकती है। उसके लिए वो किसी कानून में, किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते। ठीक है, अगला है आर्टिकल 34 जो है मार्शल लॉ में आर्टिकल 34 मार्शल लॉ में किए गए किसी भी कार्य के लिए किसी सरकारी कर्मचारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति को क्षतिपूर्ति की सुरक्षा देना। ठीक है, तो ये भी संसद कानून बना सकती है इसमें। अगला पॉइंट है संसद के पास उन कृत्यों के लिए दंड निर्धारित करने के लिए कानून बनाने की शक्ति होगी जिन्हें मूल अधिकारों के तहत अपराध घोषित किया गया है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं, जैसे अस्पृश्यता का जो कानून था 17 में, तो इसके लिए जो कानून बना है उसमें जो है संसद ही वो दंड निर्धारित कर सकती है। और मानव तस्करी और बलात्कार में जो इसमें जो प्रावधान दिया है उस पर कानून बनाने की शक्ति सिर्फ संसद के पास है। ठीक है, और अगला पॉइंट है कि अनुच्छेद 35 ऊपर निर्दिष्ट मामलों पर कानून बनाने के लिए संसद की क्षमता का विस्तार करता है। ठीक है, हालांकि इनमें से कुछ मामले राज्य विधानमंडल या राज्य सूची के क्षेत्र में आ सकते हैं। ठीक है, तो वो मामले भले ही राज्य क्षेत्र की सूची में आए, मगर जो है उस पर कानून जो है बना सकती है, सिर्फ संसद ही बना सकती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। इसमें जो आर्टिकल 35 है, इसमें कानून बनाने की शक्ति जो है संसद को मूल अधिकार को प्रभावी करने के लिए सिर्फ संसद के पास है, राज्य विधानमंडल के पास नहीं है। तो यही इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार इसे पूछा है कि मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपात के बीच क्या अंतर होता है। तो मार्शल लॉ है और राष्ट्रीय आपात है, जो 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगता है, आपातकाल, उसमें दोनों में क्या अंतर है वही समझना है। तो पहला है यह केवल मूल अधिकारों को प्रभावित करता है। जो मार्शल लॉ है
केवल मूल अधिकार को प्रभावित करता है। ठीक है, मगर जो राष्ट्रीय आपातकाल है यह न केवल मूल अधिकारों को बल्कि केंद्र राज्य संबंधों, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व और विधायी शक्तियों के वितरण को प्रभावित करता है और संसद के कार्यकाल को भी बढ़ा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा व्यापक है राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा पॉइंट है मार्शल लॉ में कि यह सरकार और साधारण विधि न्यायालयों को निलंबित कर देता है। तो यह सरकार को और साधारण न्यायालय विधियों को, जो साधारण विधि न्यायालय होते हैं, उनको निलंबित कर देता है मार्शल लॉ। मगर राष्ट्रीय आपात का दूसरा पॉइंट क्या है, यह सरकार और साधारण विधि न्यायालयों को यथावत बनाए रखता है। तो ये सरकार निलंबित नहीं होती, न ही न्यायालय निलंबित होते हैं आपातकाल में। अगला पॉइंट है कि यह किसी भी कारण से बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए लगाया जाता है। मगर राष्ट्रीय आपात क्या कहता है कि इसे केवल 3 आधारों पर लगाया जा सकता है: युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह अगर हुआ है तो उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अगला पॉइंट है मार्शल लॉ में कि इसे देश के कुछ विशेष इलाकों में लगाया जाता है। और इसमें क्या है राष्ट्रीय आपातकाल कि इसे या तो पूरे देश में अथवा उसके किसी एक भाग में लगाया जा सकता है। अगला पॉइंट है मार्शल लॉ में कि संविधान में इसका कोई विशेष प्रावधान नहीं है, यह अंतर्निहित है मार्शल लॉ आर्टिकल 34 में। ठीक है, मगर जो आपातकाल संविधान में इसे विशिष्ट और विस्तृत प्रावधान दिया गया है और इसको अस्पष्ट है, यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि नहीं राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो सकता है 3 आधार पे। ठीक है, तो ये बात पूरी कही गई है इसमें। ठीक, तो मूल अधिकारों के कुछ अपवाद जो है उसको देख लेते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन कभी पूछ सकता है। तो मूल अधिकारों के अपवाद क्या हैं? तो 31 क, जिसको हमने थोड़ा देख लिया है, 31 क यह अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर 5 श्रेणी के कानूनों को चुनौती देने और अमान्य होने से बचाता है। तो 31 क क्या कहता है कि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर 5 श्रेणी के कानूनों को चुनौती देने और अमान्य होने से बचाता है। ये है पहला, राज्य द्वारा संपदा और संबंधित अधिकारों का अधिग्रहण। अगला है राज्य द्वारा संपत्ति का प्रबंधन अपने हाथ में लेना। नेक्स्ट है कि निगमों का एकीकरण, निगमों में निदेशकों और शेयरधारकों के अधिकारों का समन अथवा संशोधन। अगला है खनन पट्टे का समन अथवा संशोधन। ठीक है, तो ये बात करता है। अनुच्छेद 31 ख कहता है कि 9वीं अनुसूची जो 1951 के पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी में शामिल अधिनियमों और विनियमों को किसी भी मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो 31 ख कहता है कि 9वीं अनुसूची में शामिल, तो 9वीं अनुसूची समझ लीजिए कि पहले संविधान संशोधन द्वारा इसको शामिल किया गया था हमारे संविधान में 1951 में। तो इसी में कहा गया कि जो 9वीं अनुसूची में जो कोई भी अधिनियम और विनियम को डाल दिया गया है 9वीं अनुसूची में, मगर चाहे वो मूल अधिकारों का उल्लंघन ही क्यों न कर रहा हो, उसको कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो इसके लिए एक केस आया था IR कोहेल्हो मामले में। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया 2007 में कि 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों की न्यायिक समीक्षा से कोई पूर्ण छूट नहीं हो सकती। न्यायिक समीक्षा संविधान की एक मूल विशेषता है। और 24 अप्रैल 1973 जो केशवानंद भारती केस आया था, तो उस फैसले की तारीख के बाद बनाए गए ऐसे कानून यदि वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। UPSC में पूछा था 2018 में, यही बात पूछ लिया था कोहेल्हो मामले को, IR कोहेल्हो को। ठीक है, तो 24 अप्रैल 1973 के बाद भी जो 9वीं अनुसूची में डाला गया है, कोई भी मामला, कोई भी कानून, कोई भी आदेश जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है उसको उसकी न्यायिक चुनौती दी जा सकती है 24 अप्रैल 1973 के बाद के। अनुच्छेद 31 ग कहता है, क्या कहता है ग? तो ग कहता है कि विनिर्दिष्ट समाजवादी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, सोशलिस्ट DPSP को लागू करने का प्रयास करने वाले कोई भी कानून जो DPSP को सोशलिस्ट DPSP है, सोशलिस्ट DPSP है 39 ख और ग। ठीक, तो 39 ख क्या है? तो 39 ख है देश के संसाधन का जनहित में प्रयोग। और 39 ग क्या है? तो 39 ग कहता है कि आय संपदा का संकेंद्रण नहीं होगा। तो इसके लिए अगर कोई भी कानून अगर सरकार बनाती है
तो वो अनुच्छेद 14 और 19 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा और इसे शून्य नहीं घोषित किया जा सकता। ठीक है, तो उल्लंघन के आधार पर इसे शून्य नहीं घोषित किया जा सकता। तो ये बात समझिएगा कि इसमें क्या किया गया है। इसमें 31 ग में डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों से ऊपर रखा गया है। ये बात समझ लीजिएगा कि 39 ख जो है संसाधनों का वितरण और ग जो है संपत्ति का संकेंद्रण जो है आय संपदा का संकेंद्रण नहीं करेगा, जो 39 ग में है। इसके लिए अगर सरकार कोई कानून बनाती है तो आर्टिकल 14 और अनुच्छेद 19 के प्रदत्त मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर इसको शून्य घोषित नहीं किया जाएगा। तो 39 ख और ग को आर्टिकल 14 और 19 से ऊपर रखा गया है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये भी एक बार मेंस में पूछा है, इस पे क्वेश्चन यूपीएससी के मेंस में पूछा है। ठीक है, तो ये बात पूरी हो गई। अब आगे देखते हैं कि मतदान करने का अधिकार जो संवैधानिक क्या कौन सा अधिकार है। तो कई बार ये डिस्प्यूट में रहा है, तो क्वेश्चन डिस्प्यूटेड पूछ दिया था एक बार। मतदान करने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, तो यह भारत के संविधान और लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 दोनों में द्वारा प्रदत्त किया गया है। ठीक है, तो भारत के संविधान में है ये, और जो आरपीए एक्ट है 1951 उसमें भी ये प्रदत्त किया गया, इसमें भी दिया गया है। तो अनुच्छेद 326 भाग 15 में बताया गया है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को मतदान देने की गारंटी देता है, यह जो अनुच्छेद 326 है। ठीक है, अगला है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो एक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है मतदान करने का हकदार होगा। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अनुच्छेद में भी है 326 में दिया गया है, और आरपीए एक्ट की धारा 62 में भी इसको दिया गया है कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम है आपके निर्वाचन क्षेत्र में तो आप मतदान के हकदार होंगे। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन 1989 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, तो 61वां का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी याद रखिएगा, इसमें जो है कम किया गया है, 21 से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया है मतदान के अधिकार को। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट यूडीएचआर जो है 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की के तहत 30 अधिकारों और स्वतंत्रताओं की घोषणा की जो सभी के लिए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो सभी के लिए हैं 30 अधिकार हैं, उसमें भी याद रखिएगा 10 दिसंबर 1948 को घोषणा की गई थी। अगला है यह उन सभी आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक और नागरिक अधिकारों का वादा करता है जो अभाव और भय मुक्त जीवन का आधार है, और मूल अधिकारों डीपीएसपी मूल कर्तव्यों और उद्देशिका के सिद्धांतों के में परिलक्षित ये होता है। तो याद रखिएगा 2020 में यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछा था कि जो ह्यूमन राइट का जो यूडीएचआर का जो अधिकार पत्र है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को निकाला था, उसमें 30 अधिकार उसमें शामिल है। तो वो अधिकार भारत के संविधान में कहाँ कहाँ परिलक्षित होते हैं, तो मूल अधिकार में परिलक्षित होते हैं, डीपीएसपी में परिलक्षित होते हैं, मूल कर्तव्य में भी दिखते हैं, और उद्देशिका सिद्धांत में भी दिखते हैं। तो चारों जगह दिखते हैं। ठीक है, ये चारों जगह दिखते हैं, तो इस बात को याद रखिएगा, यही क्वेश्चन सीधे पूछ लिया था, तो चारों जगह दिखते हैं। ठीक है, अगला है यूडीएचआर की संरचना सदियों पहले नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा तैयार की गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, नेपोलियन बोनापार्ट ने यह तैयार किया गया था। यूनाइटेड नेशन जो यूडीएचआर है, यूडीएचआर क्या है, तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, उसी को यूडीएचआर कहते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने इसको गढ़ा था, तैयार किए गए कानूनों के एक सेट से प्रभावित थी, जिसे सामूहिक रूप से नेपोलियन कोड के रूप में भी जाना जाता है इसको। ठीक है, दूसरा प्रारूप फ्रांसीसी न्यायविद रेने कैसिन द्वारा तैयार किया गया था, जिन्हें कनाडा के विधि विद्वान जॉन पीटर्स हम्पी द्वारा तैयार प्रारंभिक प्रारूप पर काम किया था। ठीक है, तो ये सब बात हुई थी उसके लिए। अब देखते हैं कि जो भारत भाग 3 के बाहर जो अधिकार दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो भाग 3 के बाहर अधिकार कौन कौन से हैं, तो
3 के बाहर कौन कौन से अधिकार हैं, तो अनुच्छेद दिया हुआ है और उसके भाग दिए हुए हैं। तो अनुच्छेद 265 और भाग 12 में दिया है, कानून के प्राधिकार के बिना किसी पर कोई उद्गृहित अथवा संग्रहित नहीं कर सकता। कोई कर जो है, तो कानून बिना कानून के, कहने का मतलब इनका सिंपल भाषा में, बिना कानून के, ठीक है, तो बिना कानून बनाए आप कोई कर वसूल नहीं सकते, कोई कर वसूल नहीं सकते, किसी कर की उगाही आप नहीं कर सकते हैं। तो ये सिंपल बताया भाग 12 में 265 में, अनुच्छेद 265 भाग 12 में ये बताया गया है, कानून के प्राधिकार के बिना किसी कर को उद्गृहित अथवा संग्रहित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल अनुच्छेद 300 का भाग 12 में ही ये बताया गया है कि कानून के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों की संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ये संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक है, या इसको विधिक अधिकार कह सकते हैं। विधिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 301 भाग 13 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम का अबाध होगा। बिना बाधा के आप भारत के किस राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य कर सकते हैं, यह अबाध होगा, बिना किसी रोक टोक के होगा। अनुच्छेद 226 भाग 15 में कहा गया है कि वयस्क मताधिकार संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, मतदान का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। यूपीएससी 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा था, इंपॉर्टेंट भी है ये। ठीक है, अगला जो है मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य में तुलना एक बार देख लेते हैं। तीनों हमने पढ़ लिया है, इसमें तुलना देख लेते हैं। नहीं, डीपीएसपी नहीं पढ़ा अभी हम लोग। ठीक है, तो मूल अधिकार क्या है, तो न्यायालय के विचार योग्य है ये। ठीक है, राजनीतिक न्याय है इसमें, कानूनी मान्यता है इसकी, व्यक्तिक और व्यक्तिवादी दोनों है ये मूल अधिकार, और स्वतः लागू होता है। यदि कोई कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर देता है। तो याद रखिएगा, यदि कोई कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर देता है। डीपीएसपी जो है न्यायोचित नहीं है, न्याय योग्य नहीं है, आर्थिक और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करता है, कोई कानूनी मान्यता नहीं है इसमें, सामाजिक और समाजवादी है ये, स्वतः लागू नहीं होता ये, न्यायालय इसे असंवैधानिक घोषित नहीं करता, न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित नहीं करता। अगर कोई भी जो कानून है जो इसका उल्लंघन करता है तो उस कानून को असंवैधानिक घोषित नहीं करता। मौलिक कर्तव्य में क्या है, तो ये न्यायालय में विचार योग्य नहीं है, मात्र कर्तव्य है ये। और अगला, मान्यता का कोई बल नहीं, मान्यता बनाने के लिए विशेष कानून की आवश्यकता होती है। तो मान्यता का कोई बल नहीं है इसको मान्य करवाने के लिए विशेष कानून बनाने की आवश्यकता होती है। 2017 में फिर इससे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। और यह स्वतः लागू नहीं होता, इसको लागू करने के लिए भी कानून बनाना पड़ता है। तो ठीक है, फंडामेंटल राइट में टोटल इतना ही था। ठीक है, इससे बार नहीं पूछेगा प्रीलिम्स में, तो इसी में आप बार बार रिवीजन करिए इसका। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।